प्यारे छात्र छात्राओं, कल हमने आपको अध्याय 3 वैद्युत विभव में विभवांतर नाम का टॉपिक और विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव के सूत्र के बारे में बताया था और उससे संबंधित एक बहुत छोटा सा अंकित प्रश्न आपको कराया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज उससे हम आगे चलते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। इसमें हम 3 प्रकार से वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे पहली स्थिति है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। जैसा कि आप सबसे पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में पढ़कर आए होंगे, वहां पर भी आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण 3 स्थितियों में ज्ञात की होगी, एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर। इसी प्रकार से आज हम यहाँ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अक्षीय स्थिति। लगभग वैसा ही टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है। देखिए ध्यान से, देखिए माना दो बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव AB बनाया गया है, जिसकी लंबाई 12 मीटर है। माना यह वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल K परावैद्युतांक K परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। माना इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है, जिस पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देख सकते हैं आप, एक ये वैद्युत द्विध्रुव AB है जो दो बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। एक आवेश है -q, दूसरा आवेश है +q। इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात द्विध्रुव की लंबाई है 12 मीटर। इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय रेखा पर स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों आवेशों के कारण अलग अलग इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना होगा, जिसके लिए हमें दोनों आवेश चाहिए, दोनों आवेशों से इस बिंदु P की दूरी चाहिए और उसके बाद हम दोनों विभव निकालकर, कल आपको बताया था अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, क्या करते हैं, साधारण दोनों का बीजगणितीय योग कर देंगे तो हमारा कुल वैद्युत विभव आ जाएगा। तो आगे शुरू करते हैं। बिंदु आवेश +q से बिंदु P की दूरी BP बराबर, ये BP दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये इसका मध्य बिंदु है तो यहां से ये दूरी भी L हो गई और यहां से ये दूरी भी L हो गई। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी BP। अगर आप इस पूरी दूरी में से ये दूरी अलग कर दें तो ये बची हुई दूरी रह जाएगी BP।
तो बीपी बराबर हो जाएगी आपकी आर माइनस एल। इसी तरह से बिंदु आवेश माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी एपी, ये दूरी कितनी हो जाएगी एपी, ये कुल दूरी हो गई आपकी यहां से यहां तक आर, और ये दूरी हो गई एल, तो ये दूरी हो गई आपकी आर प्लस एल। अब आगे चलते हैं। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R। R मतलब प्लस क्यू आवेश से दूरी, ये दूरी है BP, और BP कितनी दूरी है हमने निकाला था 1/4πε0 के Q अपॉन BP दूरी हमने निकाली थी R माइनस एल, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन माइनस क्यू आवेश से दूरी हो गई एपी, और एपी बराबर किसके है 1/4πε0 के, सॉरी ये माइनस क्यू आएगा क्योंकि माइनस क्यू आवेश की वजह से विभव ऋणात्मक होता है, तो ये हो गया माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन दूरी एपी कितनी है हमारे पास R प्लस एल, समीकरण नंबर 2। अब हमने दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर अलग अलग वैद्युत विभव निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो नियम कल बताया था आपको, विभिन्न आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विभव निकालने के लिए इनका बीजगणितीय योग करेंगे, तो वही हम कर रहे हैं। अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण कुल वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, आप चाहें तो इसे VP भी कह सकते हैं, VP बराबर V1 प्लस V2। समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 का मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर ये हो जाएगा VP बराबर, आप देखेंगे दोनों में से Q कॉमन आ गया, 4πε0 K कॉमन आ गया, बचा कितना 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, Q अपॉन 4πε0 K, एलसीएम आ गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा R प्लस एल माइनस R और माइनस माइनस प्लस एल, R से R कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 1/4πε0 K Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां Q इंटू 2L बराबर किसके हो जाएगा P। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सबसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसलिए VP बराबर यहां कितना आ गया, ये 1/4πε0 K P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूंकि L बहुत छोटा है R से, इसलिए L स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर VP बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। समीकरण नंबर 3।
और लिख सकते हैं आप आगे, आपको पता है वायु निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, इसलिए Vp बराबर 1/4πε0 P/r² वोल्ट। आप चाहें तो आर्टिकल को आप यहीं समाप्त कर सकते हैं और चाहे तो आप एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इस आर्टिकल से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव उस बिंदु से दूरी के व्युत्क्रमानुपात में होता है। तो दोनों में आप अंतर भी समझ गए होंगे कि बिंदु आवेश के कारण v समानुपाती होता है 1/r और द्विध्रुव के कारण v समानुपाती होता है 1/r²। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमारा चित्र बदल जाएगा, बिल्कुल वही द्विध्रुव के हमने बारे में बताया। माना दो बराबर व विपरीत आवेशों -q व +q से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव AB बनाया गया है, जिसकी लंबाई 12 मीटर है। माना यह वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल K परावैद्युतांक के परावैद्युत माध्यम में रखा है। माना इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय रेखा पर, अब अक्षय की जगह हम कौन सी बात करेंगे, निरक्षीय। निरक्षीय का अर्थात लंबवर्धक रेखा स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जब हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले हमें चाहिए आवेश, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। फिर हमें चाहिए इन आवेशों से बिंदु P की दूरी, जो हम अब ज्ञात करेंगे। देखिए सीधे सीधे हम यहां से दूरी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम बिंदु P को बिंदु A से मिला रहे हैं और बिंदु B से हम बिंदु P को मिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दूरी हमारी कितनी हो गई, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी हो गई हमारी L, और इसी तरह ये दूरी भी हमारी क्या हो गई L। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। इसी तरह से ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये भी समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और कर्ण आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, √r² प्लस L² √r² प्लस L²। तो ये दूरी हमारी BP हो गई √r² प्लस L², और दूरी AP भी हमारी कितनी हो गई √r² प्लस L²। तो अब हम आगे चलते हैं बिल्कुल इसी क्रम में। अतः +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 के आवेश और आवेश से बिंदु P की दूरी BP, और BP कितनी है हमारे पास √r² प्लस L²। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 1/4πε0 के -q आवेश और -q आवेश से दूरी AP। तो ये दूरी कितनी हो गई हमारी √r² प्लस L²। और अब फिर वही नियम, बीजगणितीय योग करेंगे। दोनों आवेशों के कारण जो हमने विभव निकाला उनका बीजगणितीय योग कर देंगे V1 प्लस V2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां पर अगर हम इसके मान रखें तो आप देख रहे होंगे ये मान बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन एक मान धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक।
तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुल विभव हमारा कितना आ जाएगा, Vp बराबर 0। तो हम निरक्षीय स्थिति में जब बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो वैद्युत विभव 0 प्राप्त होता है। स्टॉप। तो स्टूडेंट, इसी क्रम में हम अब आगे चलते हैं। अब लेते हैं हम नंबर 3, किसी भी स्थिति में। अभी इससे पहले हमने 2 विशेष स्थिति पढ़ी, केवल एक अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा अर्थात अगर हम द्विध्रुव से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें तो वो है कोण था 0 डिग्री। दूसरी हमने बताई निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा में अगर हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और द्विध्रुव के बीच का कोण ज्ञात करें तो वह था 90 डिग्री। लेकिन अब हम बात करेंगे किसी भी स्थिति में, यानी आप कितने भी कोण पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हम अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति या किसी भी स्थिति में ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल उसी तरह से हम शुरुआत करते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB 2 बराबर व विपरीत आवेशों प्लस Q व माइनस Q से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 12 मीटर है, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे। ये मैंने छोटा सा चित्र बनाया अभी। AB है जो माइनस Q व प्लस Q 2 विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, लंबाई 12 मीटर है, जो कैपिटल K परावैद्युतांक के परावैद्युत माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से किसी भी स्थिति में थीटा कोण पर, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं थीटा कोण पर स्मॉल r मीटर की दूरी पर, ये थीटा कोण हो गया, स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है हमारा P। हमें इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, जैसा कि हम पिछले दोनों आर्टिकल में करते चले आए हैं, सबसे पहले हम बिंदु P से इस प्लस Q आवेश की दूरी और फिर माइनस Q आवेश की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बिंदु P को बिंदु B से मिला लिया और अब हमने यहां से बिंदु P से इस रेखा पर एक लंब डाल दिया। वास्तव में हमने किया क्या है, हमने किया यह है कि हमने बिंदु P से लेकर बिंदु P तक की दूरी को प्रकार में भर लिया और बिंदु P को केंद्र मानकर हमने यहां इस रेखा पर उतनी ही दूरी से एक चाप लगा दिया और बिंदु B से इस चाप पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली। तो आपको पता है ये रेखा कितने डिग्री के कोण पर होगी, 90 डिग्री के कोण पर होगी। माना ये बिंदु कितना हो गया आपका C। तो देखिए, अब प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी BP बराबर, चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो ये दूरी BP किसके बराबर हो चुकी है, अब ये दूरी हो चुकी है CP के बराबर। और ये दूरी CP कितनी है, अगर हम देखें, हम CP निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, इस पूरी दूरी OP में से अगर मैं ये दूरी OC घटा दूं तो ये हमारी बची हुई दूरी रह जाएगी CP। तो मैं यहां लिखूंगा OP माइनस OC। OP हमारे पास है पहले से R, अब हमें OC निकालना। तो देखिए OC निकालेंगे, देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की L हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे द्विध्रुव की लंबाई 12 मीटर थी और ये हमारा मध्य बिंदु था। तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी, L हो गई। तो देखिए चित्र से त्रिभुज BOC में, यह त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा BOC, इसमें 90 डिग्री का कोण है, कोण के सामने की भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो ये हमारा आधार हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कोण हमेशा जो बनता है, थीटा कोण हम जो मानते हैं वो मानते हैं आधार और कर्ण के बीच का। तो ये हमारा आधार हो गया। तो हमें आधार निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, आधार बटे कर्ण बराबर किसके होता है, आपको पता है cos थीटा। इसलिए OC बराबर किसके हो गया, L cos थीटा। तो इसलिए दूरी BP बराबर कितनी हो गई हमारी, ये हो गई आपकी R माइनस L cos थीटा, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, देखिए अब इसे निकालने के लिए हमने क्या किया,
ये दूरी AP निकालने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारी रेखा थी जो हमने मध्य बिंदु O से मिलाई थी, इसे बिल्कुल ठीक इसी दिशा में आगे बढ़ा दिया। और जो काम हमने यहां किया था कि हमने P को केंद्र मानकर PB के बराबर दूरी का एक चाप लगा लिया था PC। अब ऐसे ही हम करेंगे, P को केंद्र मानकर AP दूरी का एक चाप लगा लेंगे हम बिल्कुल इसी प्रकार से PD, और यहां से ये इस पे स्पर्शिका खींच देंगे। तो ये कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये दूरी हो गई आपकी L, और ये वाला कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया थीटा। तो अगर फिर हम देखें तो चित्र के अनुसार कोण के सामने की भुजा ये हो गई 90 डिग्री, कोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये हो गया हमारा आधार। तो अब हम दूरी निकालेंगे AP। तो ये दूरी AP बराबर किसके हो जाएगी, ये हो गई OP प्लस OD। OP प्लस OD। तो चित्र से त्रिभुज, जैसे हमने पहले त्रिभुज लिया था BOC, अब हम लेंगे AOD। AOD में OD आधार हो गया बटे L कर्ण हो गया, बराबर किसके आ गया, cos थीटा। तो इसलिए OD बराबर किसके आ गया, L cos थीटा। इसलिए दूरी AP बराबर हो जाएगी हमारी R प्लस L cos थीटा। और ये आ गई हमारी समीकरण नंबर। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ यहाँ पे आ गया एंड में। यहाँ आ गए, लगा दे से। तो दूरी AP बराबर हो गई हमारी R प्लस L cos थीटा, समीकरण नंबर 2। अब हम दूरी ज्ञात कर चुके हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब हम दोनों आवेशों के कारण विभव ज्ञात करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण। तो प्लस Q आवेश के कारण हमारा विभव कितना हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 के प्लस Q आवेश और प्लस Q आवेश से दूरी BP, जिसका मान हमने निकाला है R माइनस L cos थीटा। वो हम यहां रख देंगे R माइनस L cos थीटा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 के माइनस Q आवेश और माइनस Q आवेश से दूरी हमारी AP, और AP हमारे पास कितनी है, R प्लस L cos थीटा। तो अब हमने दोनों विभव ज्ञात कर लिए हैं, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 के रूप में। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम किस तरह निकालेंगे आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इनका बीजगणितीय योग। तो अतः द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर इसे आप VP भी मान सकते हैं, VP बराबर, तो वही देखिए कॉमन आ गया Q/4πε0 के, बचा कितना 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। दोनों का लघुत्तम ले लिया, Q/4πε0 के लघुत्तम आ गया हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया R से R, तो ये हमारा हो गया 1/4πε0 के Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि Q इंटू 2L बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए
Vp बराबर 1/4πε0k P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 5, ये इसकी व्यापक समीकरण आ गई। इसे थोड़ा सा और संशोधित कर लेते हैं। चूंकि L बहुत छोटा है R से, इसलिए L स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नगण्य लेने पर हम cos स्क्वायर थीटा को भी नगण्य ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम थीटा का मान बढ़ाते चले जाएं तो उसकी कोज्या का मान घटता चला जाता है। इसलिए Vp बराबर यहां हो गया ये 1/4πε0k P cos थीटा बटे R स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। तो ये आपकी समीकरण आ गई। अगर L हमारा R से बहुत छोटा है तभी हम ये समीकरण यूज करेंगे, वरना हम इस वाली समीकरण को न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब देखिए, इस समीकरण से हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, अक्षीय स्थिति में अभी मैंने जब आर्टिकल शुरू किया था तभी बताया था अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और द्विध्रुव के बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। इसलिए समीकरण 6 से Vp कितना हो जाएगा, 1/4πε0k cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया P अपॉन R स्क्वायर। देखिए, अक्षीय स्थिति में यही फॉर्मूला हमने सिद्ध किया था। और नंबर 2, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में यहां थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। निरक्षीय स्थिति का मतलब लंबवत स्थिति। तो ये जो कोण हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो इसलिए Vp बराबर यहां पर समीकरण 6 से हम यहां cos 90 का मान रखेंगे, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये Vp कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में इतना ही विभव प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये एक ऐसा फॉर्मूला हमारे पास आ गया जिससे हम किसी भी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में चाहे तो अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय में चाहे तो निरक्षीय स्थिति में, अर्थात 0 डिग्री के कोण पर या 90 डिग्री के कोण पर या उसके बीच के किसी भी कोण पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे तीनों। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। ये पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है। इससे आगे का टॉपिक आपको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।